तो कहानी की शुरुआत में हमें कैसी नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। सुबह के समय में वो दौड़ने के लिए रोड पर आई हुई थी। इस दौरान जब वो अपने सामने देखती है तब उसे रोड पर एक कपड़ा गिरा हुआ दिखाई देता है। अब कैसी जा करके उस कपड़े को उठाती है और पीछे मुड़ करके जैसे देखती है तो उसके पीछे एक छोटा सा लड़का खड़ा था और कैसी के हाथ में जो कपड़ा है वो इसी लड़के का है। ये लड़का बहुत ही अजीब था और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। घर आने के बाद कैसी अपने दोस्त रोमी के पास कॉल करती है और उसे ये सारी बातें बताती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि कैसी बेबी सिटिंग का काम करने के लिए गई हुई थी और तभी उसे बेबी मॉनिटर में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसके बाद वो चेक करने के लिए ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ घर का छोटा सा लड़का बच्चे को खिला रहा था और साथ में कुछ वो बोल भी रहा था। जैसे ही वो लड़का कैसी को देखता है तो कांच से उसके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि कैसी को इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। अब कुछ समय के बाद घर के मालिक आ जाते हैं और यहाँ पर कैसी का बेबी सिटिंग का काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब वो अपने घर आ जाती है जहाँ हम उसके डैड को देखते हैं। कैसी की माँ नहीं है, उसकी माँ खत्म हो चुकी है। वो अपने डैड के साथ में ही रहती है। रात को सोने से पहले वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जब जाती है तो उसे अजीब आवाज सुनाई देती है। हालांकि जिस जगह से आवाज आ रहा था जब वो उस जगह को चेक करती है तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद वो इसे इग्नोर करती है और जा करके सो जाती है। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब कैसी अंडा बना रही थी तो उसी समय एक अंडे में बड़ा सा कीड़ा निकलता है, जिसको देख करके कैसी बहुत डर जाती है। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वो लड़का दिखाई देता है जो पहले भी उसे दिखाई दिया था। इन सभी के बारे में कैसी बैठ करके अपने दोस्तों को बताती है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि भूत प्रेत ये सभी झूठी बातें हैं, ये होते ही नहीं है। इसके बाद सभी दोस्त कॉलेज के अंदर स्टडी करने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान अचानक कैसी को फिर से चक्कर जैसा महसूस होने लगता है। बोर्ड और उसकी किताब पर लिखा हुआ आता है कि जम्बी जन्म लेना चाहता है। तभी उसकी किताब पे फिर से वही कीड़ा आ जाता है, जिसको देख करके कैसी बहुत डर जाती है। वो थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है और फिर यहाँ पर उसकी दोस्त कैसी को बताती है कि तुम्हारी आँख में कुछ हो रहा है। अपनी आँखों की पुतलियों को बदलता हुआ देख करके कैसी बहुत डर जाती है और जाकर के डॉक्टर को दिखाती है। तब डॉक्टर बताते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी हम अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं और सोचने की वजह से उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर उसकी आंखों पर एक चश्मा लगा देता है और उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ घर चली जाती है। रात के समय में सोने से पहले जब वो मुंह धोने के लिए जाती है तभी उसे फिर से वही सेम आवाज सुनाई देने लगता है। वो जा करके गेट को खोलती है तो उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद वो जा करके दरवाजे को बंद कर देती है और वापस जाने लगती है और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। लेकिन इस बार जब वो गेट को जाकर के खोलती है तो उसके अंदर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी बना हुआ था। उसके चिल्लाने की आवाज सुन करके मार्क भाग करके आता है लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं दिखाई देता है। जिसके बाद कैसी को लगता है कि ये सब कुछ उसका सिर्फ एक वहम है। अगले दिन सुबह में कैसी दरवाजे को ही निकाल करके साइड में रख देती है। कैसी की आंखों में कोई सुधार नहीं हुआ था, इसलिए वो डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप करवाने के लिए जाती है। यहाँ डॉक्टर उसके शरीर का चेकअप कर लेने के बाद वो कैसी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई जुड़वा है। तब कैसी बताती है कि मेरा कोई जुड़वा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन फिर भी डॉक्टर कहता है कि नहीं, तुम्हारा कोई जुड़वा था। अब इस बात को क्लियर करने के लिए कैसी फौरन अपने डैड के ऑफिस में जाती है और फिर कैसी अपने डैड से पूछती है कि क्या मेरा कोई जुड़वा था। उसके डैड इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते थे लेकिन कैसी जिद करने लगती है, इसलिए उसके डैड बताते हैं कि हाँ, तुम्हारा एक भाई था जो कि जन्म लेने से पहले ही तुम्हारी माँ के कोख में ही वो मर गया था। उसने जन्म नहीं लिया था, उससे पहले ही हमने उसका निक नेम जम्बी रख दिया था। इस बात को गुजरे कई साल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। अब इसके बाद कैसी घर आ जाती है और अपने पुराने फोटोज को देखने लगती है जहाँ कैसी को उसके माँ के द्वारा रखे हुए कुछ फोटोज दिखाई देते हैं और कुछ अखबार का टुकड़ा भी था जिस पर सोफी काजमा लिखा हुआ था। कैसी अपनी माँ की फोटो को जब देखती है तो उसमें वही लड़का उसे दिखाई देता है। अब इन सब के बारे में पता लगाने के लिए वो एक अनाथ आश्रम में जाती है। इस अनाथ आश्रम का नाम अखबार के ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए कैसी को इस अनाथ आश्रम के बारे में पता चल पाया। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो वहाँ के इंचार्ज सोफी काजमा से मिलती है। अब यहाँ पर कैसी सोफी से अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। याद दिलाने के लिए वो सोफी को अखबार का टुकड़ा भी दिखाती है, लेकिन सोफी कहती है
है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है। इसके बाद वो सोफी को अपनी माँ की तस्वीर भी दिखाती है और जब सोफी तस्वीर में उस बच्चे को देखती है तो अचानक से वो बहुत डर जाती है और इसके बाद सोफी इनसे बात नहीं करती है बल्कि इन दोनों को वो बाहर भेज देती है। लेकिन कैसी फिर भी सोफी से बात करके उस बच्चे के बारे में जानना चाहती थी। वो ये भी जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ ये सभी हरकतें क्यों हो रहा है। अब रात के समय में कैसी का बॉयफ्रेंड मार्क कैसी को लेकर के एक बार में जाता है। वो कैसी को थोड़ा खुश करने के लिए बार में लेकर के जाता है क्योंकि वो आजकल बहुत अपसेट रहा करती थी। पार्टी के दौरान कैसी को अचानक गिल्टी जैसा महसूस होने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम में भाग करके आ जाती है। यहाँ पर उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वो ढेर सारी उल्टी करती है। इस दौरान अचानक से कोई चीज उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। कैसी देखती है अचानक से ढेर सारे कीड़े टॉयलेट से बाहर आ गए थे और वो कैसी के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास आ रहे थे। इस दौरान कैसी की जो माँ थी वो भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। उसी समय वॉशरूम में मार्क आ जाता है और वो कैसी को शांत कराता है। कैसी जो कुछ भी देख रही थी वो सब कुछ उसका एक वहम था। घर आने के बाद कैसी अपने दोस्त से बात करती है और उसके बाद वो जाकर के सो जाती है। लेकिन जब वो सो रही थी तो रात में उसे एक सपना आता है और इस सपने में कैसी खुद को देखती है। वो देखती है कि उसके साथ में वो बच्चा भी सोया हुआ था और अचानक से वो बच्चा उसके पेट को फाड़ देता है और तभी कैसी की आँख खुल जाती है। कैसी के फोन पर एक कॉल आ रहा था। दरअसल उसके फोन पर सोफी काजमा ने कॉल किया था। वो कैसी को बताती है कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने तुम्हारी माँ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद कैसी सोफी से मिलने के लिए अनाथ आश्रम में जाती है और फिर यहाँ पर सोफी काजमा बताती है कि तुम्हारी माँ मेरी बेटी थी और जिस बच्चे को तुम आजकल देख रही हो वो मेरा भाई था जुड़वा। जब 1948 में नाजिश ने हम पर हमला किया था तो उसने मुझे और मेरे भाई को भी पकड़ लिया था। हम जुड़वा थे इसलिए नाजिस हम पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। नाजिस हम पर एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक का पता लगाना चाहते थे। उनके एक्सपेरिमेंट में एक आँख का भी एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में वो एक इंजेक्शन आँख में लगाते थे, लेकिन मेरा भाई उस एक्सपेरिमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी मौत हो गई। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से वो फिर से जिंदा हो गया और वापस लौट आया। हालांकि जब वो वापस लौट करके आया तो किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। हालांकि मैंने उसके अंदर एक बात नोटिस जरूर किया कि वो मेरा भाई बिल्कुल नहीं था। वो बच्चा सबसे पहले तुम्हारी माँ को परेशान कर रहा था। वो तुम्हारी माँ के कोख से जन्म लेना चाहता था लेकिन उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि तुम्हारी माँ ने फालतू में ही फांसी लगा करके नहीं मरी, बल्कि तुम्हारी माँ को भी उसी बच्चे ने ही मारा है। इस वक्त जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारी माँ को भी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी। घर जाने के बाद तुम्हारे घर में जितने भी शीशे हैं उसे तोड़ देना और शीशे की किताब को लेने के बाद उसे पढ़ना जरूर, क्योंकि उसी किताब की मदद से तुम छुटकारा पा सकती हो। अब कैसी उस किताब को ले तो लेती है लेकिन उसमें जो लिखा हुआ था वो लैटिन भाषा में लिखा हुआ था और सिर्फ प्रोफेसर जोय को ही लैटिन भाषा पढ़ने आता था। इसलिए कैसी उनके पास जाती है और वो किताब पढ़ने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है। यहाँ तक कि वो उनसे ये भी कहती है कि मेरी जान दांव पे लगी हुई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये किताब पढ़ो। कैसी के लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था इसके बारे में वो जोय को भी बता देती है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि वो अपना शुद्धिकरण करवाना चाहती है या फिर वो खुद के ऊपर एक्सोरिज्म करवाना चाहती है ताकि वो उससे छुटकारा पा सके। जिसके बाद जोय कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब घर आने के बाद कैसी सारे शीशों को फोड़ देती है और उसमें से कुछ शीशों को ले जाकर के वो जला देती है और बाकियों को ले जाकर के वो दफना देती है। अब एक दिन हम रोमी को देखते हैं जो कैसी से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी, लेकिन अचानक से बीच रास्ते में उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब वो पीछे जाकर के देखती है तब उसे मालूम चलता है कि बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो बच्चा रोमी से कह रहा था कि तुम उसकी मदद मत करो वरना तुम भी मारी जाओगी। अब रोमी उस बच्चे को इग्नोर करने के बाद कैसी के घर आ जाती है और उस इंसिडेंट के बारे में वो कैसी को भी बताती है। तब कैसी रोमी से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर मत रुको, मेरे पास रहोगे तो तुम्हें खतरा होगा। वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी जान से मार सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब रात के समय में हम सोफी को देखते हैं जो अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन घंटी बजने की वजह से अचानक से सोफी की आँख खुल जाती है। हालांकि उसे कुछ आवाज भी सुनाई देती है जिसको चेक करने के लिए वो बाहर जाती है। जब वो बाहर की तरफ जाती है तब वो अपने कमरे के ठीक बाहर अलाय को देखती है। खैर उसको इग्नोर करने के बाद सोफी सीढ़ियों से नीचे उतर करके पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक से सोफी देखती है
कि अलाय सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आ रहा था और साथ में ही वो बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। वो अपनी गर्दन को पूरी तरीके से मोड़ लेता है। वो सोफी के ऊपर हमला करने के लिए काफी तेजी से उसके पीछे भागते हुए आता है, लेकिन सोफी खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है। लेकिन सोफी यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि वही बच्चा सोफी के पीछे आकर के उसे जान से मार देता है। अब अगले दिन सुबह में जब केसी दोबारा सोफी से मिलने के लिए उसके अनाथ आश्रम में आती है, तब उसे मालूम चलता है कि सोफी की मौत हो चुकी है। यह देखने के बाद केसी बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि इसकी वजह सिर्फ वही है। रात के समय में केसी रोमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसी समय रोमी के दरवाजे पर कोई आता है जो उसके दरवाजे को पीट रहा था। इस दौरान केसी वीडियो कॉल पर उसी बच्चे को देखती है, जिसके बाद वो माँ के पास कॉल करके रोमी के घर आने के लिए कहती है। इधर रोमी नीचे आने के बाद जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे पर वही लड़का खड़ा था जो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से रोमी बहुत जख्मी हालत में हो गई थी। कुछ समय के बाद केसी और मार्क भी घर पर आकर के पहुँच चुके थे। दरवाजा न खुलने की वजह से मार्क कांच को ही तोड़ करके अंदर आ जाता है। इस दौरान उस बच्चे का चेहरा भी बहुत ही अजीब हो गया था। मार्क जैसे ही बच्चे के ऊपर हमला करता है तो वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि अब तक जो आत्मा उस बच्चे के अंदर थी वो निकल करके अब रोमी के शरीर के अंदर जा चुकी है। इन सब को देखने के बाद अब केसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड मार्क से कहती है कि मुझे एक्सोर्सिज्म करवाना ही होगा। इसके बाद वो जाकर के दोबारा जॉय से मिलती है और जॉय ऑर्थर नाम करके एक पुजारी से संपर्क कर चुका था। ऑर्थर कहता है कि अगर हमें एक्सोर्सिज्म करना है तो हमें बिल्कुल शांत जगह चाहिए। अब रात हो जाने के बाद केसी इन सभी को उस जगह पर लेकर जाती है जिस हॉस्पिटल में केसी की मां ने अपना दम तोड़ा था। केसी के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने से पहले उसे व्हील चेयर पर लेटा करके उसे बांध दिया जाता है, ताकि जब वो बच्चा केसी के पास आए तो केसी खुद को नुकसान न पहुँचाए। इसके बाद सभी लोग किताब में लिखे हुए मंत्रों को एक साथ पढ़ने लगते हैं और थोड़े ही समय के बाद वो बच्चा ठीक केसी के बगल में आकर के खड़ा हो जाता है। केसी को छोड़ करके वो बच्चा बाकियों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा था। इस दौरान मार्क को जैसे ही मौका मिलता है तो वो केसी के पास जाता है और उसे छुड़ा देता है। केसी को छुड़ाने के बाद उसे लेकर के वो यहाँ से भाग जाता है। अब उस बच्चे के अंदर जो आत्मा थी वो बाहर निकल करके अब ऑर्थर के शरीर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से अब ऑर्थर खुद पर काबू नहीं कर पाता है और वो मार्क को मारने के लिए उसके पास चला जाता है। यहाँ मार्क ऑर्थर के ऊपर पीछे से हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से बेहोश कर देता है। लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब वो आत्मा मार्क के ऊपर हावी होने लगती है और अब मार्क खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो केसी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन केसी जैसे तैसे करके मार्क के ऊपर हमला करके खुद को छुड़ा लेती है। उसी समय किताब को लेकर के यहाँ पर जॉय आ जाता है और वो मार्क के सामने मंत्रों को पढ़ने लगता है। केसी भी एक कागज को उठाने के बाद उसमें लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है। अब इन मंत्रों के आगे वो आत्मा इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, बल्कि आखिरी में वो मार्क को चोट पहुंचाने के बाद मार्क के शरीर को छोड़ करके यहाँ से चली जाती है और इस तरीके से मार्क की जान बच जाती है। घर जाने के कुछ दिनों के बाद जब केसी खुद को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे थे। इसी वजह से ही तो उसे उल्टियाँ आ रही थी। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।